प्यारे भैया बहन, आपके स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। कक्षा 8 विषय इतिहास, पाठ 2 कंपनी की सत्ता की स्थापना। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के विषय में। आज हम आप लोगों को बताएंगे अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष एवं कर्नाटक युद्ध के विषय में। जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष कैसे हुए या कर्नाटक युद्ध क्या है। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल बादशाह के पास भिखारी बन करके आई थी, याचना करने आई थी। कुछ दिन के बाद उसकी स्थिति अच्छी हो गई और औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो उन्होंने मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। तो उस पतन का ईस्ट इंडिया कंपनी भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया कि चलिए अंग्रेजों का पतन हो रहा है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन हो रहा है, उसका लाभ लिया जाए। फ्रांसीसी कंपनी की भी यही अभिलाषा रही। उसको भी लगा कि नहीं, मुगलों के पतन के बाद उसका लाभ लेना चाहिए। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को, डचों को बिना कठिनाई और बिना बहुत संघर्ष किए रास्ता से तो हटा दिया, लेकिन फ्रांसीसी अंग्रेजों के लिए बड़ी चुनौती थे। उनको रास्ते से हटाना थोड़ा कठिन था। तो अंग्रेजों के मद्रास में बस्ती थी जिसकी उन्होंने किलाबंदी कर रखी थी, चारों तरफ से घेराबंदी करके रखा था। फ्रांसीसियों की भी एक बस्ती थी पांडिचेरी में। इस क्षेत्र में 3 राज्य थे, एक हैदराबाद, दूसरा कर्नाटक और तीसरा मैसूर। ये हमेशा आपस में संघर्ष करते रहते थे। इन लोगों का आपस में हमेशा संघर्ष चलते रहता था। इस शत्रुता का लाभ अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों उठाए। दोनों एक एक विरोधी गुट में चले गए और एक एक विरोधी गुट का पक्ष लेना शुरू कर दिया, जिसकी परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1746 से लेकर 1763 ईस्वी तक 3 बड़े युद्ध हुए। अंत में अंग्रेज फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकाल दिए। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो यह संघर्ष हुआ, यह जो युद्ध हुआ, इसी को हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। इसके बाद है बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का उत्कर्ष। किस प्रकार से बंगाल में ब्रिटिश शासक, अंग्रेज शासक ऊपर की ओर उभर करके आए, उत्कर्ष पर आए। हम तो कहने के लिए अगर कहते हैं कि बंगाल जो था वह मुगलों का साम्राज्य था, मुगलों का अंत था, लेकिन बाद में मुगल का जब अंत हो गया तो मुगलों के अंत के बाद बंगाल पर नवाबों का और अंग्रेजों का शासन होते चला गया। तो बंगाल के नवाब पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए थे। अंग्रेजों ने औरंगजेब से एक फरमान ले लिया था, एक फरमान प्राप्त किया था, जिसके माध्यम से कंपनी को बंगाल में बिना कर के व्यापार करने का अधिकार मिल गया था कि कंपनी बंगाल में बिना कर का व्यापार करेगी। लेकिन कंपनी जो थी, अंग्रेज अधिकारी जो थे, वो समय समय पर और अधिक सुविधा के लिए औरंगजेब पर दबाव डालते रहे और प्राप्त सुविधा का दुरुपयोग करते रहे। जो उनको सुविधा मिली उसका दुरुपयोग करते थे। कंपनी के जो अधिकारी थे, बिना कर दिए, बिना टैक्स दिए अपना व्यक्तिगत व्यापार करना शुरू कर दिया, जिससे बंगाल के नवाब को राजस्व की भारी नुकसान होने लगा, भारी कठिनाई होने लगी उनको। बंगाल के प्रारंभिक शासक, शुरू का जो शासक था, वह नवाब मुर्शिद कुली खां एवं अर्ली वर्दी खां शक्तिशाली शासक थे।
उन्होंने, इन दोनों ने अंग्रेजों पर कड़ा नियंत्रण रखा और शक्ति का दुरुपयोग करने से रोका, जिससे उसके समय में उसकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी उसका दमन हो गया, उसका राजनीतिक महत्वाकांक्षा दब गया। अब बंगाल के नवाबों से कैसा संघर्ष हुआ इसको हम बताएंगे आपको। अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद, जब अली वर्दी खां मर जाता है, उसके बाद में 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। उसे अंग्रेजों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा का पूरा आभास था। ये अंग्रेज की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, उसे नियंत्रण में रखने के लिए वह अपना दृढ़ संकल्प करके रखा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी स्थिति जो है कर्नाटक के नवाबों के जैसी हो जाए। अंग्रेज बंगाल में अपनी बस्ती की किलेबंदी का प्रयास कर रहे थे। अंग्रेज जो थे वो बंगाल में भी अपनी बस्तियों को चारों तरफ से घेरने का कोशिश किए। व्यापार के संबंध में मिली हुई जो सुविधा थी उसका दुरुपयोग भी शुरू कर दिया था। सिराजुद्दौला उसकी अवैध किलाबंदी को खत्म करने का आदेश दिया कि नहीं, किलाबंदी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेज ऐसा करने से मना कर दिया। नवाब की सेना ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया, जो उस समय कलकत्ता एक छोटा सा गांव के रूप में विकसित था। इसी के बाद में प्लासी का युद्ध शुरू होता है। प्लासी का युद्ध, कलकत्ता पर नवाब के अधिकार का जब समाचार मद्रास के कंपनियों ने सुना तो उन्होंने एक बहुत बड़ी जहाजी बेड़े के साथ रॉबर्ट क्लाइव को वहां के लिए भेज दिया। नवाब के साथ बर्ता हुई, लेकिन बर्ता असफल हो गई। तब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को अपने रास्ते से हटा देने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठाने की योजना बनाई जिसे वे आसानी से अपनी नीतियों का मोहरा बना सके, जो चाहे कर सके। मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठाने के लिए उसने सिराजुद्दौला के दरबार के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में नवाब के दो सेनापति मीर जाफर और दुर्लभ राय, साथ ही साथ कलकत्ता का जो प्रभारी था मानिक चंद्र, व्यापारी कमीन चंद्र तथा बंगाल का सबसे धनी जगत सेठ भी उस षड्यंत्र योजना में शामिल था। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद अंग्रेजी सेना आगे बढ़ने लगी। 23 जून 1757 को प्लासी, जो कलकत्ता से 65 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, उसी प्लासी के मैदान में नवाब की सेना से उसका सामना हुआ। प्लासी का युद्ध एक नाम मात्र का युद्ध था, क्योंकि नवाब की ओर से केवल कुछ स्वामी भक्त सैनिकों का ही दल था, जो मीर मदन और मोहनलाल के नेतृत्व में वीरतापूर्वक लड़ा। मीर जाफर और दुर्लभ राय, ये दोनों के षड्यंत्र के कारण सिराजुद्दौला जो है यह युद्ध हार गया। सिराजुद्दौला वहाँ से भागा, लेकिन वह पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। अंग्रेजों ने उसकी हत्या करवा दिया। इसका परिणाम क्या निकला, यानी प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या निकले, ये आपको हम बता दें। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है, क्योंकि भारत में अंग्रेज कंपनी की पहली महत्वपूर्ण विजय थी। वो सबसे पहले अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध को ही जीता था। उसने आने वाले 100 वर्षों में अंग्रेजों द्वारा धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष पर विजय का मार्ग तैयार किया था। कि चलिए इसी प्रकार से हम पूरे भारतवर्ष पर अपना विजय तैयार करेंगे, विजय अभियान चलाएंगे। अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भी बढ़ी थी। बंगाल के विस्तृत संसाधन, जितने भी बंगाल के संसाधन थे,
अब अंग्रेजों के अधिकार में आ गए थे, जो फ्रांसीसियों के विरुद्ध दक्षिण में हुए संघर्ष के निर्णायक तत्व सिद्ध हुए थे। यानी सभी संसाधनों पर आपको ब्रिटिश सरकार अपना अधिकार जमा ली थी। मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया। समझौता हुआ था पहले ही कि अगर युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है तो बंगाल का नवाब मीर जाफर होंगे। उस समझौता के अनुकूल मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में करमुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया गया कि इन तीनों प्रदेशों में कंपनी बिना टैक्स दिए, बिना कर दिए व्यापार करते रहेगी। कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी भी अंग्रेजों को मिल गई, अंग्रेज ले लिए। मीर जाफर ने कलकत्ता पर आक्रमण के मुआवजे के रूप में भी ब्रिटिश कंपनी को 1,77,00,000 रुपया दिया। साथ ही साथ शहर के अंग्रेज व्यापारियों को भी मुआवजा दिया गया, उनको भी दिया गया दंड। इसके अलावा उसने कंपनी के अधिकारियों को भेंट, जिसको रिश्वत भी कह सकते हैं, के रूप में पर्याप्त धनराशि दिए। इसके बाद मीर जाफर की कुंठा, कैसे मीर जाफर कुंठित होकर के रहा। देखिए, मीर जाफर को यह षड्यंत्र बहुत महंगा पड़ गया। वो तो सबसे पहले अपने मालिक को धोखा दिया था। कंपनी ने अब खुल करके बंगाल के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मीर जाफर की स्थिति एक कठपुतली सी हो गई थी। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब हम क्या करें, जिससे वह खुश नहीं था। उसने अंग्रेजों के व्यापार संबंधी गलत और बेईमानी से भरे क्रियाकलापों पर आपत्ति करनी शुरू कर दी कि जो कंपनी को नगवार गुजरने लगा, जो कंपनी को अच्छा नहीं लगा, और जिसके कारण अक्टूबर 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया और हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। यानी अब मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब बन गया। मीर कासिम ने स्थिति की गंभीरता से महसूस करते हुए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। उसने स्थिति का जायजा लिया और उसके बाद अपनी राजधानी ही बदल डाली। कंपनी के सेनापति, अधिकारी, नौकर भी व्यापार संबंधी रियासतों का दुरुपयोग करने लगे, अपनी जेब भरने लगे। कंपनी के अधिकारी व्यापार के लिए मिले दस्तक अथवा निःशुल्क अनुमति पत्र का अपने निजी सामान के लिए तो प्रयोग कर ही रहे थे, साथ ही साथ भारतीय व्यापारियों को भी बेच देते थे, जिसके कारण नवाब के राजस्व में अत्यधिक कमी हो गई। ईमानदार भारतीय व्यापारियों को नुकसान होने लगा। कंपनी के इस भ्रष्ट तरीकों को समाप्त करने के लिए मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार से सभी कर समाप्त कर दिया, जिससे भारतीय और ब्रिटिश व्यापारियों के लिए व्यापार करने की शर्तें एक सी हो गई। तो इस प्रकार से आज हम देखें कि प्लासी के युद्ध का परिणाम और मीर जाफर का गद्दी पर बैठना, उसके बाद मीर कासिम का गद्दी पर बैठना, किस तरह से यह क्रम रहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।